हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं 3 से 12th क्लास में अध्याय नंबर 4 गतिमान आवेश व चुंबकत्व के अंतर्गत आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयताकार धारालोक पर बल आघूर्ण। ठीक है, और इसमें मैं पहली स्थिति ले रहा हूं जिसमें हम लोग जब धारालोक को क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखेंगे। मैं क्या बोल रहा हूं उसमें डायग्राम के फॉर्म में आपको समझाने जाता हूं। चलो चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दो चुंबक के दो ध्रुव खंड लेंगे। दो ध्रुव खंड, ध्रुव का खंड, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। मान लो मेरे पास यहाँ पे एक दो ध्रुव खंड वाला क्या है, मेरे पास चुंबक है यहाँ पे। तो एक नॉर्थ वाला ध्रुव और एक मान लेना यहाँ पे साउथ। इस प्रकार से उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। इनके मध्य में एक आयताकार धारालोक लूंगा। तो आयताकार धारालोक, ये मान लो कि आयताकार क्या है, धारालोक है इस प्रकार का। ठीक है ना, ये आयताकार धारालोक हो गया। ठीक है, जिसका मैं नाम देता हूँ PQRS। ठीक है, इस आयताकार धारालोक का नाम क्या है, PQRS, जिसमें कुछ धारा, जिसमें आई की दिशा में तीर की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, प्लस माइनस। ठीक है, सेल या बैटरी के माध्यम से धारा प्रवाहित हो रही है इसमें। ठीक है, इसमें इस दिशा में आई धारा प्रवाहित कर देता हूँ। ऐसे करके धारा जो है इधर से इधर जा रही है। ठीक है, ये आई धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पे आई धारा प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसकी लंबाई चौड़ाई भी देखनी है आपको। ये मान लेता हूँ इसकी चौड़ाई है B। इसकी चौड़ाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक। इसके लिए चौड़ाई बोलते हो, लंबाई ये L मान लेते हैं। इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक क्या मान लेते हैं, L। और ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि समांतर है वो। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो मैं धारा ले लिया हूँ। और साथ ही एक चीज़ और कि आपको ये पता होना चाहिए कि चुंबकीय खंडों में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है, हमेशा वो ये उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है कि इसमें पूरा चुंबकीय क्षेत्र ऐसे करके चल रहा होगा, ये भी आपके माइंड में याद रखना है, इस प्रकार से चल रहा होगा। ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चलो यहाँ पे समांतर धारावाही चालक हम लोग क्या किए हैं, समांतर रखे हुए हैं। यहाँ पे समांतर रूप से हम लोग क्या करते हैं, अपने धारालोक को इस प्रकार से क्या हुए रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे मान के चलना है आपको। ठीक है, चलिए तो चलो निकालते हैं इस पर लगने वाले बल के बारे में पहले निकालते हैं, और हम डिसाइड करेंगे कि बल आघूर्ण क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा कि बल आघूर्ण क्या होता है, वो लास्ट में समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब आपको इसको डिस्क्राइब करना रहता है, वर्ड में आपको पहले डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब कैसे करोगे, ठीक है, तो बोलोगे माना चुंबक के दो ध्रुव खंडों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मध्य एक आयताकार धारालोक PQRS, जिसकी लंबाई L तथा चौड़ाई B को रखा गया है। इस धारालोक में तीर की दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है तथा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्रमशः नॉर्थ ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ ध्रुव की ओर होती है। अब क्या होगा कि जैसे ही इसमें करंट बहेगा, हाँ करंट बहता है, तो क्या होगा, ये जो बाहर का जो चुंबकीय क्षेत्र B है वो क्या करेगा, इस आयताकार धारालोक पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। ठीक है, और इसके बल जो है प्रत्येक भुजा पर आरोपित करेगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो चलो प्रत्येक भुजा पर हम आरोपित होने वाले बल की गणना करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टेप वाइज बताता हूँ मैं। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट ये रहेगा कि आपको लेना है भैया, पहले ये वाला भुजा लेता हूँ PQ भुजा। ठीक है, तो PQ भुजा पर लगने वाला बल। ठीक है, PQ, जिसकी इस भुजा का जो नाम है PQ है, भुजा PQ ऐसा लिखते हैं, भुजा PQ, जिसका अगर देखा जाए तो लंबाई L दिख रहा है। भुजा PQ यानी लंबाई L पर B के कारण लगने वाला बाह्य चुंबकीय क्षेत्र B के कारण बल। ठीक है, तो इसके जो बल है मैं लगाऊंगा एक फार्मूला, जिस फार्मूला को हम लोग ने पढ़ा है कि किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही तार पर लगने वाला बल का सूत्र पढ़ा था, वही लगेगा। तो यहाँ पे लगने वाला बल का सूत्र था F बराबर ILB sin थीटा। ठीक है, तो ये सूत्र लगाने वाले हैं। इस सूत्र में लगाने जा रहा हूँ इसमें इस तार के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस तार पर लगने वाले बल का नाम दे दूंगा FPQ नाम दूंगा, क्योंकि PQ पर लगने वाला बल निकाल रहा हूँ, बराबर धारा इसमें I बह रही है। ठीक है, लंबाई इसकी अभी भी L है, चुंबकीय क्षेत्र अभी भी P है। ठीक है, साइन थीटा के जगह थीटा क्या होता है, इस धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण होता है, या फिर लंबाई या चुंबकीय क्षेत्र के बीच कोण। लंबाई अपनी ऐसे है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, लंबाई ऐसे, इनके बीच में जो कोण बनेगा, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनने वाला है। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे धारा ऐसे चल रही है, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे चल रही है इस दिशा में, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो मैं डायरेक्ट 90 डिग्री लिखता हूँ। ये साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पे ए पी क्यू का जो मान निकल के आएगा वो 1 हट करके रखोगे तो 1 को हटा दो तो यहाँ पे ILB बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आ गया आपका पहला बल समीकरण 1, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब मैं आपको क्या करता हूँ, स्टेप नंबर 2 बताता हूँ। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, अब अगली भुजा पे निकालना है। अगली भुजा क्या है, QR। तो भुजा QR पर लगने वाला बल, भुजा QR जिसका मान है B, ये B भुजा वाला QR, ठीक है, पर B के कारण बल, B के कारण बल। तो B के कारण जब बल निकालोगे तो यहाँ पे यही सूत्र यूज करेंगे हम लोग, क्योंकि ये भी धारावाही चालक ही है, ठीक है। तो लगाए तो F चूँकि QR पर लग रहा है तो F QR नाम दे दिया मैंने। धारा क्या चल रही है, I चल रही है, तो I लिख दूंगा इसके हिसाब से। इस बार आपके पास B भुजा की लंबाई क्या है, B है, तो मैं B लिख दूंगा, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या है, B है, बड़ा B है। और साइन थीटा की जगह पर क्या लिखूंगा, और धारा की दिशा इधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर है, ठीक है। सेम दिशा में होने की वजह से उसके बीच में जो कोण बनता है वो 0 डिग्री बनता है। इस प्रकार से 0 डिग्री बन जाएगा। और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से FQR का जो मान निकल के आएगा वो आपका 0 मिल गया, ठीक है। इस प्रकार से मैं समीकरण 2 देता हूँ इसको, ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं अगला स्टेप में क्या करूँगा, अगली भुजा पर लगने वाला बल का मान निकालूंगा, इधर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 3 मान लेना। स्टेप तीसरा ये है कि आप बोल सकते हो कि यहाँ पे RS भुजा RS जिसका वैल्यू है लंबाई के बराबर है ये, ठीक है। RS आमने सामने की भुजा बराबर थी, RS पर B के कारण बल, ठीक है। तो यही सूत्र हमेशा यूज होगा, ये धारावाही चालक पर लगने वाला बल, ठीक है। तो बल का नाम देंगे FRS बराबर, तो I धारा का नाम I होगा, लंबाई अभी भी L है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र B है, साइन। इस बार भी देखो आपको चुंबकीय क्षेत्र इधर दिख रहा है और धारा क्या है इधर दिख रहा है, एक ऐसा और एक ऐसा, और धारा कैसा नीचे आ गया, ठीक है। तो इसके बीच में 90 डिग्री का कोण फिर बन गया इस प्रकार से। इस प्रकार से आपके पास साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो यहाँ पे बन जाता है ILB FRS, ठीक है। ये हो गया आपका समीकरण 3, ठीक है। 3 मान मैंने निकाल दिया है। अब मैं दिशा की बात नहीं की, अब मैं जो निकाल रहा हूँ परिमाण निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो चौथा बल निकालते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको भुजा नंबर क्या लेना है, SP लेना है, ठीक है। तो भुजा SP पर लगने वाला बल, भुजा SP जिसका मान है, इसकी जो भुजा है उसकी मान है B है, पर B के कारण बल, ये B के कारण बल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बल का नाम दूंगा FSP बराबर धारा I है, ये वाला सूत्र लगा रहा हूँ। इस बार भुजा का नाम मान कितना है, B है, अब और चुंबकीय क्षेत्र क्या है, B है, साइन। यहाँ पे इस बार धारा की दिशा इधर चली गई है, चुंबकीय क्षेत्र इधर चल रहा है, चुंबकीय क्षेत्र इधर चल रहा है, धारा इधर चल रहा है, तो इनके बीच में विपरीत दिशा में कोण बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। साइन 180 डिग्री का मान भी 0 ही होता है। तो यहाँ पे जो पूरा बल जो निकल के आएगा वो क्या आएगा, आपके पास 0 निकल के आएगा। इस प्रकार से आप समीकरण 4, यानी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चारों भुजाओं पर लगने वाला बल निकाला जो कि चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र इन पर आरोपित कर रही थी, ठीक है। अब देखो इन समीकरण 2 और समीकरण 4 से स्पष्ट है कि ये दोनों बल क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। इसका मतलब इस पर QR पर लगने वाला बल और SP पर लगने वाला बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। लेकिन PQ और RS पर लगने वाला बल शून्य नहीं होता, PQ और RS पर लगने वाला बल शून्य होता है, उसका कुछ न कुछ मान होता है। और मान को देख के लग रहा है कि दोनों के मान क्या है, समान है, परिमाण समान है। अब मैं दिशा की बात कर रहा हूँ, तो दिशा बताने के लिए मैं दाएं हाथ की हथेली का नियम यूज करूंगा, ठीक है, दाएं हाथ की हथेली का नियम यूज करूंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको उंगलियों को धारा के दिशा में रखना है, ठीक है, उंगलियों को धारा की दिशा में रखना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मोड़ना है, किसको, आपको मोड़ना है, आपको उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ना है, ठीक है। धारा को उंगलियों की दिशा में धारा रखना है, और चुंबकीय क्षेत्र अपना किधर है भैया, अपना उधर है। तो जिधर अंगूठा आएगा, अंगूठा जिधर जाएगा वो चुंबकीय, वो बल की दिशा बताएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, धारा की दिशा में उंगलियों को रखना है, ठीक है। और आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ना है। अब इधर नहीं मोड़ सकते तो थोड़ा ऐसे रख दो, ठीक है। तो ऐसे मोड़ोगे तो अंगूठा पीछे की तरफ जा रहा है, इसलिए इस पर लगने वाला जो बल होगा, मैं इसको अलग कलर में लिख देता हूँ, ठीक है, उसकी जो दिशा आएगी, ठीक है, वो इधर पीछे की तरफ आ रही है। तो पीछे की तरफ दिखा नहीं सकता, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा लिख रहा हूँ FPQ,
ए पी क्यू की दिशा जो है वो किधर आ जा रही है, पीछे की तरफ है, ठीक है। वैसे में इस पर लगने वाला बल का मान भी निकाल चाहूँ आर एस पर, तो उसकी भी दिशा निकालते हैं। तो मैंने बोला कि धारा की दिशा में आपको क्या रख देना है, उंगलियों को रख देना है, ठीक है। और आपको मोड़ना है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ूंगा, चुंबकीय क्षेत्र उधर है ना, उंगलियाँ, तो आपको मोड़ना ऐसे, तो आपके बाहर आएगा, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मोड़ रहा हूँ, तो जिधर आपका अंगूठा आएगा उधर क्या होता है, आपका बल की दिशा होती है। इस बार बल इस पर लगने वाला जो बल है उसकी इस पर लगने वाला जो बल है उसकी दिशा किधर आ गई, अपने बाहर की तरफ आ गए। तो इस बल का नाम था एफ आर एस, इसकी दिशा यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों बल जो है जिनके मान यहाँ पे आए हुए हैं, बाकी की तो जीरो हो गया, इस पे तो जीरो हो गया, इस पे कोई बल नहीं आया, दोनों भुजाओं पर आमने सामने के। इन दोनों बल आया जो कि क्या कर रहा है, एक समान परिमाण के हैं और दिशा क्या है, विपरीत है। तो समान परिमाण के दो बल जिनकी दिशा क्या हो, विपरीत हो, और वो दोनों अलग अलग बिंदु पर कार्य कर रहे हो, तो उनके द्वारा क्या किया जाता है, एक बल आघूर्ण का निर्माण किया जाता है। इसे बल युग्म का आघूर्ण भी बोलते हैं, बल का जोड़ा, ठीक है। और ये क्या करता है, इस आयताकार धारा को ऐसे करके घुमाने की कोशिश करता है, ऐसे, ठीक है। ये ऐसा है, बल एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसा घूमना चालू कर देगा, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, घड़ी की दिशा में घूमना चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको बल आघूर्ण बोलते हैं, नाम से घूर्ण वर्ड लिखा है, तो घूर्ण मतलब घुमाने वाला बल होता है, ठीक है। चलो, तो इसी अब यहाँ पे बल आघूर्ण बन चुका है, तो आपको ऐसा बोलना है, समीकरण 2 और 4 से स्पष्ट है कि भुजा क्यू आर और भुजा एस पी पर लगने वाला बल शून्य हो जाता है, किंतु समीकरण 1 और समीकरण 3 से स्पष्ट है कि भुजा पी क्यू और आर एस पर लगने वाला बल शून्य नहीं होता, अर्थात उनके मान समान होते हैं, तथा एक दूसरे की दिशा में एक दूसरे की विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। अतः यह आयताकार धारालोक को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाने का प्रयास करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। तो बल आघूर्ण शब्द की उत्पत्ति हो चुकी है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, इधर यहाँ पे बाकी कैलकुलेशन करता हूँ। तो इस वाले पार्ट को मिटाने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अब बल आघूर्ण का मैं सूत्र लगा करके काम करूंगा, ठीक है। तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, तो बल आघूर्ण जो कि 11th में आपने पढ़ा होगा, बल आघूर्ण बराबर होता है एक बल। आपको क्या करना है, बल आघूर्ण में दो बल होते हैं, उसमें से एक बल लेना है, एक बल गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखा, दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी लेनी पड़ती है, लंबवत दूरी। अब ये क्या होती है, ध्यान सुनो, ठीक है। जैसे अगर मैं इस वाले पार्ट को अगर ऐसे मिलाऊं, तो इसको मैं यहाँ पे जब दिखाना चाहूँगा, लंबवत दूरी क्या होती है, दोनों बलों की क्रिया है कि लंबवत दूरी, उसको बताने के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम बना रहा हूँ। ये जो पीछे तरफ जा रहा है मैं उसको थोड़ा ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से, ठीक है। कौन सा बल है भाई, वो एफ पी क्यू है। एफ पी क्यू बल जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, समान के चल रहे हैं, ठीक है, एक बिंदु पर कार्य कर रही है, ठीक है। ठीक है, इसकी क्रिया रेखा ऐसे बोलते हैं, इसको आगे बढ़ाओगे तो क्रिया रेखा कहलाती है। वैसे ही दूसरा बल जो है इसके ऐसे सीधे में क्या है, इस प्रकार से यहाँ पे कार्य कर रहा है, और वो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, मतलब आगे की तरफ काम कर रहा है। कौन सा बल है, वो एफ आर एस है, वो एफ आर एस, देखो एफ आर एस है, ठीक है। इसकी क्रिया रेखा क्या होगी, इसको आगे बढ़ा दोगे तो इनकी क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो वो यही है, इसकी मतलब ये क्या है, इसकी बी का मान है। अगर गौर से देखा जाए तो ये रियल में क्या है, बी का मान है, यानी कि उस आयताकार धारालोक की चौड़ाई है ये, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दोनों बलों की क्रिया रेखा मिल गया है, हम लोग को बी मिल गया है। अब मैं रखने जा रहा हूँ, बल आघूर्ण को टाउ से निरूपित करते हैं। एक बल का मान बोल रहा है तो एक बल का मान लिख देता हूँ। जैसे एक बल यहाँ पे जो मान आया था, जो बल आघूर्ण का निर्माण करते हैं, एफ पी क्यू लो या फिर एफ आर एस लो, तो मैं क्या करता हूँ, एफ पी क्यू ले लेता हूँ, एफ पी क्यू। और उसके बाद आपके पास पता है कि वो लंबवत दूरी लेना है, ये लंबवत दूरी जो है वो बी ही होता है, तो यहाँ पे बी ले लिया मैं। एफ पी क्यू का मान रख देता हूँ, क्या होता है, आई एल बी होता है, तो आई एल बी, और ये हो गया अपना बी, तो ये टाउ। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा इस प्रकार लिखूँ, एल और बी को पास में लिखूँ, एल गुणा बी करके, और आपके पास बी साइड में लिख देता हूँ। तो एल गुणा जो बी है वो रियल में क्या है, इस धारालोक का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इस प्रकार से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ए लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से आई का जो मान आएगा, आई ए बी आएगा टाउ। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अगर ये तो एक फेरा के लिए, अगर इसमें बहुत सारे फेरे होते तो उस कंडीशन में टाउ का जो मान आता वो आता एन फेरों के लिए, आप एन का गुणा कर दो, एन आई ए बी। एन फेरा का मतलब होता है कि बहुत सारे फेरों के लिए आपका जो बल आघूर्ण आएगा, अगर आयताकार धारालोक जो है चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा है, सीधा रखा हुआ है, तो उस स्थिति में बल आघूर्ण का मान जो आता है टाउ बराबर एन आई ए बी आता है, जहाँ पे एन जो है वो फेरों की संख्या में कितने फेरे लगे हैं वो, आई जो है उसे प्रवाहित धारा है, ए जो है इस धारालोक का क्षेत्रफल है, और बी जो है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या करते हो भाई,
चुंबकीय क्षेत्र में रखे आयताकार धारा लोग जो कि समांतर रखा हुआ उस पर लगने वाला बल आघूर्ण की गणना करते हैं। जो बल आघूर्ण क्या करता है, इस धारा लोग को घुमाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगली स्थिति में आपको बताऊंगा जब धारा लोग को थोड़ा सा मोड़ दिया जाए, यानी कि कुछ कोण बनाते हुए रखा जाए चुंबकीय क्षेत्र के साथ, तो फिर बल आघूर्ण का मान क्या आता है वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। धन्यवाद।